नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी कफन से 35 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? और इसके विकल्प हैं ए ईदगाह, बी कफन, सी गोदान और डी पूस की रात। और इसका सही जवाब होगा बी कफन। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प देखिए, विकल्प ए 1933 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी और डी 1937 ईस्वी। और इसका सही जवाब होगा विकल्प सी 1936 ईस्वी। प्रेमचंद की कहानी कफन 1936 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 3, प्रेमचंद द्वारा रचित कफन किस प्रकार की कहानी है? दिए गए विकल्पों में से आपको इसका चयन करना है। विकल्प ए ऐतिहासिक, बी सांस्कृतिक, सी आदर्शवादी, डी यथार्थवादी। और इसका सही जवाब होगा डी यथार्थवादी। प्रश्न नंबर 4, यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्था और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। प्रेमचंद की कफन कहानी के संबंध में यह कथन किस हिंदी के विद्वान का है? और यहाँ विकल्प हैं, विकल्प नंबर ए रामचंद्र शुक्ल का, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी रामविलास शर्मा का या फिर डी डॉक्टर बच्चन सिंह। यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी डॉक्टर बच्चन सिंह का। ये जो कथन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है कफन कहानी के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 5, कफन कहानी में घीसू और माधव का आपस में क्रमशः क्या संबंध था? आपको पता होगा, अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो घीसू और माधव मुख्य पात्र है इस कहानी के। तो इनका आपस में संबंध था, ए पिता पुत्र थे, बी चाचा भतीजा थे, सी ससुर दामाद थे या फिर डी पुत्र पिता थे। तो यहाँ क्रमशः बताना है, घीसू पिता था और माधव पुत्र था। तो यहाँ विकल्प ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, घीसू और माधव किस जाति से संबंध रखते थे? यहाँ विकल्प देखिए, धोबी, मोची, चमार या फिर नाई। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी चमार। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रसव वेदना से कौन पीड़ित थी? कहानी अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कहानी में प्रसव वेदना से कौन पीड़ित थी। और हमारे पास विकल्प हैं, ए घीसू की पत्नी, बी माधव की पत्नी, सी माधव की माँ या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा बी माधव की पत्नी। प्रश्न नंबर 8, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। कहानी में यह कथन किस पात्र का है? तो यहाँ विकल्प है, ए जमींदार का, बी माधव का, सी घीसू का या फिर डी सरपंच का। तो यहाँ सही जवाब होगा सी घीसू का। घीसू जो कि माधव का पिता था, उसने कहा था कि जा अपनी पत्नी को देख तो हाँ। प्रश्न नंबर 9, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं? यह कथन कफन कहानी में किस पात्र का है? विकल्प देखिए, ए घीसू का, बी माधव का, सी मानव का या फिर डी जमींदार का। और यहाँ सही जवाब होगा बी माधव का। प्रश्न नंबर 10, घीसू एक दिन काम करता तो रिक्त स्थान, फिर दिन आराम करता। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में निम्न में से सही विकल्प चुनना है। तो ए 2 दिन आराम करता, बी 3 दिन आराम करता या सी 4 दिन आराम करता और डी 5 दिन आराम करता। तो यहाँ सही जवाब होगा बी 3 दिन आराम करता। यानी घीसू 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। इतना आलसी था कहानी का मुख्य पात्र घीसू।
प्रश्न नंबर 11, कफन कहानी में लकड़ियां तोड़कर कौन लाता था? यहाँ विकल्प देखिए, ए घीसू, बी माधव, सी राघव या फिर डी बुधिया। तो यहाँ सही जवाब होगा ए घीसू। माधव का पिता घीसू लकड़ियां तोड़कर लाता था और माधव उन्हें बाजार में जाकर बेचकर आता था। प्रश्न नंबर 12, वह किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था। किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। यह कथन किसके संदर्भ में आया है? यहाँ विकल्प देखिए, ए घीसू के लिए, बी माधव के लिए, सी ठाकुर के लिए या फिर डी सरपंच के लिए। तो यहाँ सही जवाब होगा ए घीसू के लिए। यानी घीसू किसानों की तुलना में कहीं ज्यादा विचारवान था, लेकिन वह बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। प्रश्न नंबर 13, घीसू और माधव अलाव में क्या भून कर खा रहे थे? विकल्प है, ए शकरकंद, बी आलू, सी मक्का, डी चावल। इसका सही जवाब होगा बी आलू। घीसू और माधव किसी के खेत से आलू चुरा कर लाए थे और अलाव में भूनकर खा रहे थे। प्रश्न नंबर 14, कफन कहानी में घीसू की कितनी उम्र का जिक्र हुआ है? विकल्प देखिए, ए 60 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 65 वर्ष या फिर डी 70 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ए 60 वर्ष। यानी कहानी में घीसू को 60 वर्ष की उम्र का बताया गया है। प्रश्न नंबर 15, माधव को कोठरी में जाने पर किस बात का भय था? विकल्प देखिए, ए भूत का, बी पिटाई का, सी घीसू के आलू खाने का और डी अपनी पत्नी का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी घीसू के आलू खाने का। घीसू जो कि माधव का पिता था, वो अलाव में से आलू निकालकर न खा ले, इसी चक्कर में वह अपनी पत्नी बुधिया को देखने तक नहीं गया था कोठरी में। प्रश्न नंबर 16, घीसू के अनुसार उसकी पत्नी के मरने पर वह कितने दिन तक उसके पास से नहीं हिला था? तो यहाँ विकल्प है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन। तो यहाँ सही जवाब होगा 3 दिन। प्रश्न नंबर 17, कफन कहानी के अनुसार घीसू के कुल कितने लड़के हुए थे? या यूं कहें कि कफन कहानी में घीसू के कुल कितने लड़कों का जिक्र हुआ है? तो यहाँ विकल्प होंगे, ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। तो यहाँ सही जवाब होगा ए 9, यानी घीसू के 9 लड़कों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। प्रश्न नंबर 18, आलू खाते समय घीसू को किसकी बारात की याद आ गई थी? विकल्प है, ए स्वयं की बारात की, बी अपने बेटे की बारात की, सी सरपंच की बारात की या फिर डी ठाकुर की बारात की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी ठाकुर की बारात की। प्रश्न नंबर 19, घीसू ठाकुर की बारात में कितने वर्ष पहले गया था? तो यहाँ विकल्प है, ए 10 वर्ष पहले, बी 15 वर्ष पहले, सी 20 वर्ष पहले, डी 25 वर्ष पहले। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी 20 वर्ष पहले। यानी घीसू ठाकुर की बारात में 20 वर्ष पहले गया था। प्रश्न नंबर 20, घीसू के अनुसार ठाकुर का दिल कैसा था? यहाँ विकल्प है, ए आलसी, बी दरियाव, सी कंजूस, डी बेईमान। तो यहाँ सही जवाब होगा बी दरियाव। घीसू के अनुसार ठाकुर का दिल दरियाव था। प्रश्न नंबर 21, आलू खाकर सोते हुए घीसू और माधव की तुलना लेखक प्रेमचंद ने किससे की है? ए अजगर से, बी गधे से, सी सांप से, डी कुत्ते से। यह सही जवाब होगा ए अजगर से। प्रश्न नंबर 22, माधव की पत्नी का क्या नाम था? माधव की पत्नी का नाम यहाँ विकल्प में देखिए, ए हरिया, बी छमिया, सी धनिया या फिर डी बुधिया। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी बुधिया। प्रश्न नंबर 23, घीसू और माधव के घर से पैसा इस तरह गायब था कि जैसे, और फिर आपको रिक्त स्थान में विकल्प में से चयन करके भरना होगा। तो यहाँ विकल्प देखिए, ए गधे के सिर से सींग, बी चील के घोंसले से मांस, सी चोरी के बाद चोर या फिर डी गरम तवे पर पानी। तो यहाँ आपको सही विकल्प का चयन करके खाली स्थान में भरना होगा। तो यहाँ विकल्प बी एकदम सही आएगा। घीसू और माधव के घर से पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले से मांस गायब रहता है। प्रश्न नंबर 24, बुधिया की मृत्यु के बाद घीसू रोते हुए सबसे पहले कहाँ गया? विकल्प है, ए सरपंच के पास, बी ठाकुर के पास, सी जमींदार के पास
और विकल्प डी शमशान में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, जमींदार के पास। प्रश्न नंबर 25, बुधिया के कफन के लिए जमींदार ने कुड़ते हुए कितने रुपए निकालकर घीसू पर फेंके थे? तो यहाँ विकल्प देखिए, ए 2 रुपए, बी 3 रुपए, सी 4 रुपए या फिर डी 5 रुपए। तो यहाँ सही जवाब होगा ए 2 रुपए। जमींदार ने बुधिया के कफन के लिए घीसू पर 2 रुपए निकालकर फेंके थे। प्रश्न नंबर 26, बुधिया की मृत्यु के बाद कफन के लिए घीसू और माधव के पास कुल कितनी रकम जमा हो गई थी? सबसे पहले जमींदार ने 2 रुपए घीसू को दिए कफन के लिए। उसके बाद गांव के अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने भी बुधिया के कफन के लिए कुछ पैसे दिए थे और इस तरह कुल मिला के कितनी रकम हो गई थी, यह इस प्रश्न में आपको बताना है। तो विकल्प ए 2 रुपए, बी 3 रुपए, सी 4 रुपए या फिर डी 5 रुपए। तो यहाँ विकल्प डी एकदम सही जवाब होगा। बुधिया की मृत्यु के बाद कफन के लिए घीसू और माधव के पास कुल 5 रुपए इकट्ठा हो गए थे, जिनमें 2 रुपए जमींदार ने दिए थे। प्रश्न नंबर 27, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए? कहानी में यह कथन किस पात्र का है? विकल्प देखिए, ए घीसू का, बी माधव का, सी ठाकुर का, डी होरी का। तो यहाँ सही जवाब होगा ए घीसू का। ये वाक्य घीसू ने कहा था। प्रश्न नंबर 28, कफन लेने के बजाय घीसू और माधव कहां पहुंच गए थे? विकल्प है, ए पंसारी की दुकान पर, बी शमशान में, सी होटल में या फिर डी मधुशाला में। इसका सही जवाब होगा डी मधुशाला में। वो कफन लेने के बजाय मधुशाला में जाकर शराब पीने लगे थे। प्रश्न नंबर 29, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। कफन कहानी में यह कथन किस पात्र का है? विकल्प देखिए, ए घीसू का, बी माधव का, सी सरपंच का, डी बुधिया का। तो यहाँ सही जवाब होगा बी माधव का। यह कथन माधव ने कहानी में कहा था। प्रश्न नंबर 30 देखिए, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? यह कथन कहानी में किस पात्र का है? विकल्प देखिए, ए घीसू का, बी माधव का, सी बुधिया का या फिर डी धनिया का। तो यहाँ सही जवाब होगा ए घीसू का। यह कथन घीसू ने कहा था। प्रश्न नंबर 31, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता। यह कथन किस पात्र का है? विकल्प है, ए माधव का, बी घीसू का, सी बुधिया का या फिर डी जमींदार का। तो यहाँ सही जवाब होगा बी घीसू का। यह कथन कहानी में घीसू ने कहा था। प्रश्न नंबर 32, बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। कफन कहानी में यह कथन किस पात्र का है? विकल्प है, ए घीसू का, बी माधव का, सी जमींदार का या फिर डी ठाकुर का। तो यहाँ सही जवाब होगा ए घीसू का। प्रश्न नंबर 33 देखिए, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी, यह गीत कौन गा रहा है? विकल्प है, ए घीसू, बी माधव, सी दोनों या फिर डी पंडित। तो यहाँ सही जवाब होगा दोनों, यानी घीसू और माधव ये दोनों ही मिलकर यह गीत गा रहे हैं मधुशाला में। प्रश्न नंबर 34, कफन कहानी में वातावरण का चित्रण बड़े मनोयोग से किया गया है। ये स्थापना है और इससे संबंधित तर्क दिया गया है। स्थान व परिस्थिति के यथार्थ अंकन से यह कहानी जीवन की सच्ची घटना प्रतीत होती है। इन दोनों वाक्यों को समझकर आपको इन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पहला विकल्प है, स्थापना सही है व तर्क गलत है। स्थापना गलत व तर्क सही है। सी स्थापना व तर्क दोनों सही है। और चौथा विकल्प है, स्थापना व तर्क दोनों गलत है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, स्थापना व तर्क दोनों ही एकदम सही है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, यह भी स्थापना और तर्क से संबंधित है। यहाँ स्थापना है, कफन कहानी लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण और कहानी की बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है।
और इससे संबंधित तर्क है, क्योंकि इसमें न तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्शोन्मुख है और न ही कथानक की पूर्ववर्ती धारणा। यहाँ विकल्प आपके पास है, ए स्थापना सही व तर्क गलत है, बी स्थापना गलत है और तर्क सही है, सी स्थापना व तर्क दोनों सही है और विकल्प डी स्थापना व तर्क दोनों गलत है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, स्थापना और तर्क दोनों एकदम सही है। तो दोस्तों ये थे कफन कहानी से 35 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। उम्मीद है ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। दोस्तों इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।